ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फोर्थ टॉपिक, इन्फ्लेशन। सबसे पहले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कि मेरी कॉस्ट में क्या इन्फ्लेशन आ रहा है वो हमने इसको इंक्रीज होना चाहिए 3.58, 3.6 इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये अच्छा होगा, और अगर 4 से नीचे तो और भी बढ़िया, तो 3.6 इज समथिंग वेरी गुड। जिसको कौन निकालता है? इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स निकालता है, ठीक है। बिकॉज कॉस्ट, ये थोड़ा सा एंटीथेटिकल है, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात कर रहा है तो कॉस्ट को यूजुअली हम रिलेट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स से। तो यहाँ पे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है इसको CBDT निकालता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स निकालता है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे? इट प्रोवाइड एन इंडेक्सेशन बेनिफिट इन द इवेंट ऑफ सेल ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट। ओके, तो जब हम कैपिटल एसेट हमारे बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, करेक्ट। इट हेल्प एडजस्ट द purchase price of an asset using the cost inflation index account for inflation, thereby reducing the taxable profit capital gains, correct। ठीक है, तो यानी कि जितना अगर उसकी कॉस्ट में इन्फ्लेशन ऐड होता रहेगा तो जो हमको एडजस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम होने की वजह से जो मेरे को टैक्स लगना चाहिए था जिस वैल्यू के ऊपर, वो वैल्यू कम हो गई, इसकी वजह से मेरे को टैक्स कम मिलेगा, ठीक है। द इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली ऑन कैपिटल एसेट डेट आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, ऑल राइट। अगर शॉर्ट टर्म होंगे तो यार उसके अंदर बिकॉज वॉलेटिलिटी ज़्यादा एंड गवर्नमेंट हर एक के ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं दे सकती, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर ही इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा तुमको। ओके, टैक्स पेयर आर टैक्स ऑन द रियल एप्रिसिएशन ऑफ द एसेट एंड नॉट ऑन द गेन्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। भैया अब मेरा एसेट तो था 100 रुपये का, अब इन्फ्लेशन लग गई तो वो 110 रुपये हो गई, तो यार मेरा एसेट तो की जो कोर वैल्यू है वो तो उतनी ही रही ना, इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो, उसमें मैं क्यों अपना टैक्स दूँ 10 रुपये, बताओ। टैक्स पेयर यूजुअली प्रेफर हायर CII, क्योंकि हमको फिर हायर मतलब जो है हमारा CII अगर हाई होगा तो वहाँ से मेरा वो अमाउंट रिमूव कर देगा CII, जिसकी वजह से मेरे को एक कम टैक्स बेस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट। आगे चलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेरा कंपोजिट इंडिकेटर है, सिंपल इंडिकेटर या फिर सिंगल इंडिकेटर नहीं है। शॉर्ट टर्म चेंजेस मेजर करता है, लॉन्ग टर्म किसके थे? IIP के। इन रिटेल प्राइसेस, ठीक है, रिटेल प्राइसेस पे मतलब कि WPI किस पे करता है? होल्ड प्राइसेस के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड कंजप्शन बास्केट है ये, क्योंकि रिटेल प्राइसेस के ऊपर करता है और ये कंजप्शन बेस्ड है। बेस ईयर इसका 2012 है, अब शायद चेंज हुआ न्यू, एक बार देखेंगे इसको आगे चल के। इसको मंथली रिलीज़ करते हैं हम, जिसमें वीकली प्राइस करेक्शन फॉर पेरिशेबल एंड मंथली फॉर नॉन पेरिशेबल सर्विसेज। CPI कंबाइंड जो है हमारा ऑफिशियल इन्फ्लेटर इंडेक्स है, ना कि अर्बन रूरल या IW वाला। अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, जो कि हमने 4 ±2% का बैंड गैप रखा गया है, ठीक है। अब इसमें और ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। कुछ प्रपोज चेंजेस किए हैं यहाँ पे। इंक्लूजन ऑफ रूरल हाउसिंग डेटा, रिवाइज्ड CPI विल इंक्लूड बोथ रूरल एंड अर्बन हाउसिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। जिसमें रेंट करेंगे, रेंट फॉर ओनर ऑक्यूपाइड रूरल हाउसेज को रिमूव कर देंगे। एक्सक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ड्वेलिंग्स, ओके, एम्प्लॉयर ने जो जो तुमको हाउसिंग प्रोवाइड किया है उसको हम CPI से एक्सक्लूड कर देंगे, बिकॉज वो हम एम्प्लॉयर के उसमें इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे उसको डबल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हटा देंगे। HRA रिफ्लेक्ट पे ग्रेड्स रादर देन द मार्केट रेंट्स, ये भी ठीक बात है। जो HRA है वो हम पे के ऊपर देते हैं, ना कि एक्चुअल मार्केट रेंट के ऊपर। अब दिल्ली में एक्चुअल मार्केट रेंट मेरा 9,000 से लेकर 19,000 है, बट जो मेरा HRA है यार, जो मेरा स्टाइपेंड है वो मेरे को 8,000 ही अलाउ कर रहा है, तो ये कहाँ एक्चुअल रेंट बता पा रहा है। मंथली रेंट डेटा कलेक्शन, रेंट डेटा विल नाउ बी कलेक्टेड मंथली इंस्टेड ऑफ एवरी 6 मंथ। मंथली सिलेक्ट होगा क्योंकि मंथली रिलीज़ कर रहे हैं यार इसको भी, तो बार बार का क्यों करेंगे, मतलब ऐसे। CPI कंबाइंड इंडिया का ऑफिशियल है, ये हम देख चुके हैं। टाइप ऑफ CPI में देखेंगे तो एग्रीकल्चर होता है, रूरल होता है, जो लेबर वाला है एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर। जो ये लेबर वाला है इनको तो लेबर ब्यूरो देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर है इसको भी यही देखता है, बट इनका बेस ईयर अलग है। बेस ईयर जो है ये 2016 है, इंडस्ट्री का 2016 है जब मोदी आया था, उसके बाद जो रूरल लेबर, जो लेबर वाला है वो 1986 एंड 87 है, ये याद करना है मेरे को। इसका रूरल वाले का भी 1986 है, इसको नोट्स में डालना है, ओके। अब आगे चलते हैं इसमें। CPI का रूरल अर्बन कंबाइंड इन सबका 2012, जिसको चेंज कर देंगे, इसको NSO निकालता है, RBI का की मेजर। अब यहाँ पे कमोडिटीज़ अगर मैं वेट्स की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें फूड की है, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस 45 या 46% इज ऑलमोस्ट फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। सेकंड पे मिसलेनियस है, बट इसको अगर मैं काट दूँ, अगर मिसलेनियस ना आए तो सेकंड पे मिसलेनियस है, अदरवाइज अगर मिसलेनियस ऑप्शन में नहीं है तो मेरा हाउसिंग है, फिर फ्यूल है, और चौथे पे क्लॉथिंग है। तो मेरा क्या बना ये भैया? FH इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, FHEC हायर एजुकेशन कॉलेज,
4। ठीक है, बी से कर सकते क्या, BHFC, BHFC तो हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया। बी से भारत कर लो, BHFC, भारत फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इशू क्या है सीपीआई के साथ में, आउटडेटेड बेस ईयर है, इसको चेंज करेंगे। स्क्यूड वेटेज फूड को भाई साहब 46% वेटेज दे रखी है, क्या मतलब बनता है इसका, जबकि हमारा जो हाउस होल्ड कंजप्शन आया वहाँ पे हमें दिखाया कि हम फूड के ऊपर कम कम खर्चा कर रहे हैं। अब क्वालिटी एडजस्टमेंट की देखेंगे तो सीपीआई कैन नॉट सेपरेट जेन्युइन इन्फ्लेशन फ्रॉम हायर प्राइसेस कोस्ट बाय इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी और न्यूली इंट्रोड्यूस गुड। ये तो बस देख लेते कि यार प्राइस बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं देखता। अब डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में क्या फ़र्क है, डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कैटर करता है, यहाँ पे जो है सर्विसेज दोनों कर। जीडीपी डिफ्लेटर तो हर कुछ कर लेगा, जो इसमें कमी है वो इसमें बढ़िया है, जो इसमें कमी है वो इसमें बढ़िया है। कैपिटल गुड्स को इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड नहीं करता है कैपिटल गुड्स को, जबकि ये इंक्लूड कर लेगा। ये इंपोर्टेड आइटम्स को करता है, ये एक्सक्लूड करता है इंपोर्टेड आइटम्स को। ठीक है, डब्ल्यूपीआई में मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हैं, एक्सक्लूड हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डब्ल्यूपीआई को होलसेल पे तोल लेते हैं, यहाँ पे हम रिटेल में लेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो जाएंगे। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये इसको एमओसीआई CI को कॉमर्शियल इंडस्ट्री निकालेगा, यहाँ पे मोस्ट पे निकालता है। डज नॉट रिफ्लेक्ट अप टू डेट एक्सपेंडिचर पैटर्न, ये रिफ्लेक्ट करता है अप टू डेट, क्योंकि ये बिल्कुल डेली मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। ठीक है, डज नॉट कंसीडर सर्विस सेक्टर, इट लिमिटेड रेंज ऑफ दिस, इट इनहेंस इन्फ्लेशन मेजरमेंट, क्योंकि ये जो सब चीज़ें कवर कर देगा। मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, इम्पोर्टेड आइटम जीडीपी डिफ्लेटर नहीं करता, ये इम्पोर्टेड आइटम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस डब्ल्यूपीआई इंक्लूड नहीं करता, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिफ्लेटर इंक्लूड करता है। ठीक है, कैपिटल गुड्स जो है इंक्लूड करता है डब्ल्यूपीआई, कैपिटल गुड्स इंक्लूड करता है जीडीपी डिफ्लेटर, बट कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं करता सीपीआई। इसका ऐसे ये बना लेंगे और इधर लिख लेंगे ऐसे, डब्ल्यूपीआई सीपीआई डिफ्लेटर कांटा ई कांटा यस यस कांटा कांटा यस यस कांटा। ठीक है, स्टैगफ्लेशन बेसिकली स्लो ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जब तुम्हारी ग्रोथ भी नहीं हो रही, यानी कि ग्रोथ गिर रही है और एम्प्लॉयमेंट ऊपर हो रही है, तो ये स्क्यू कर देगा बेसिकली, ये ग्रोथ ऐसे और ये ऐसे, तो ये स्क्यू कर देगा तुमको और टाइट बाइंड कर देगा। करेक्ट। इसका क्या होगा कि हम स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, स्पेंडिंग बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, बट प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन में भी प्राइस बढ़ेगा स्टैगफ्लेशन में, ये याद रखना है मेरे को। ठीक है, स्टैगफ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। ड्राइवर क्या है इसके पीछे, वीक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की, भाई हम ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे, वही एक मेजर रीज़न है। ठीक है, फिर है मेरा ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ इन्फ्लेट कर देंगे इंपोर्टेड प्राइसेस को, जिसकी वजह से मेरा प्राइस बढ़ जाएगा, ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर मेरा स्टैगफ्लेशन आ जाएगा यहाँ पे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो आरबीआई ने 2016 में इसको अडॉप्ट किया था। हर 5 साल में इसको रिव्यू करते हैं हमारे को। जो 4% का सीपीआई टारगेट है, इसको 2 से 6 बैंड के बीच में हम यूज़ करते हैं। इंडिया टारगेट हेडलाइन इन्फ्लेशन कैप्चरिंग फूड एंड प्राइस क्वालिटी, इंडिया टारगेट हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हम कोर इन्फ्लेशन नहीं देखते, हेडलाइन इन्फ्लेशन देखते हैं। ठीक है, रीसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड अगर इंडिया में देखेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू 1.55%, द लोवेस्ट इन 8 ईयर। कोर इन्फ्लेशन 4.1% हो गया। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन बिल्कुल ही कम हो गया था और कोर इन्फ्लेशन थोड़ा सा है अभी भी 4%। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हम देख चुके हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ इसके कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज में तो सब कुछ पॉजिटिव ही है। इट डज नॉट एड्रेस सप्लाई बोटलनेक्स, यस। फोकस सोनली ऑन इन्फ्लेशन, सिर्फ उस पर फोकस करता है, जीडीपी या फाइनेंशियल रिस्क को नहीं देख पाता। यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन टारगेट में ओवरलुक रीजनल डिस्पैरिटी को ओवरलुक कर देगा, जिसको से अनइवन डेवलपमेंट हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास SLR CRR था, फिर हमने अपना एक फिक्स टारगेट रख लिया 5 to 7 के बीच में, जिसमें हमको मॉनेटरी टारगेटिंग करना था। फिर आता 2014 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसको उर्जित पटेल की रिपोर्ट आई 2014 में। आरबीआई को फिर हमने इसके बाद आरबीआई को अमेंड किया 2016 में। उर्जित पटेल ने क्या बोलता कि हम 2% से लेकर 6% तक अपना टैक्स रखेंगे। ठीक है, उर्जित पटेल को याद रखना है मेरे को इन्फ्लेशन से। ठीक है, इन्फ्लेशन से एडवोकेटेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट विद अ टारगेट ऑफ दिस, रिजिड नहीं था, ये फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल ही होगा हमेशा यार, रिजिड कोई पागल बंदा ही हो जो करेगा। सक्सेसेस फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया के, अभी देखो यहाँ पे 1980s में हमारा 7.5 था, अब 4% हो गया था ईयरली 2000s में। ठीक है, चैलेंजेस देख लेते हैं। मेन तो वही यूज़ ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन एज ए नॉमिनल। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा इंपोर्टेड इम्पैक्ट है वो भी हमारे फूड इन्फ्लेशन इस वगैरह में कैरी कर जाता है। ठीक है, फूड एंड इसका फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है वो स्पिल ओवर इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारे नॉन फूड सेक्टर्स के ऊपर। पॉलिसी ट्रांसमिशन लैग है, क्योंकि वीकर ट्रांसमिशन है। ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन डायलेमा, टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी कर्ब करती है इन्फ्लेशन को, बट इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ होती है, तो इसलिए हमारी ग्रोथ के अगेंस्ट में चला जाता है वो।
इंडिसेस टू मेजर इन्फ्लेशन क्या क्या है यार, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ इंक्लूड कर देगा, ठीक है। कोर के अंदर वो फूड फ्यूल एक्सक्लूड कर देगा, ओके। CPI का हम देख चुके हैं, रिटेल मार्केट बेस ईयर 212 बेस ईयर CPI का 212 NSO निकालता है। वेट भी देख चुके हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स देख चुके हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है कि प्राइमरली सर्व एज GDP डिफ्लेटर 2011-12, वही 2002-12 इसका भी है। एक्सक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि यहाँ पे हम होलसेल पे देख लेते हैं, ये भी देख चुके हैं। कमोडिटी अगर मैं WPI में देखूँ तो ये सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे जाएगा, दूसरा प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि प्राइमरी ये वही लेते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। MPE मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी। GDP डिफ्लेटर इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, जी हम मतलब जो पहले देखा था वो ये कि इट कंपेयर एनुअल प्रोडक्शन वैल्यू एट करंट प्राइसेस टू अ बेस ईयर। हर एक यही करता है यार, हर एक जो इंडिकेटर वो बेस ईयर से ही अपना एनुअल प्रोडक्शन को कंपेयर करता है। तो इतना कुछ खास था नहीं, बस ये है कि GDP डिफ्लेटर के अंदर हम कैपिटल गुड्स को इंक्लूड करते हैं और इम्पोर्टेड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, करेक्ट। रमेश चंद पैनल, ये एक नया पैनल था नीति आयोग के मेंबर का, जिसने बोला कि यार हम WPI से PPI की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। PPI इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम आगे चल के देख लेंगे अगर आया तो। अंडर PPI स्टेबलाइज बोथ WPI एंड PPI विल रन करंटली, ठीक है। यानी कि WPI को हम ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, उसको भी रन करते रहेंगे। WPI का हमने देख लिया था कि ये बेसिक प्राइसेस के ऊपर करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता है, रिबेट भी नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा। रिलीज बाय OEA ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, 2 बार इसका भी है। और प्राइमरीली यूजेस GDP डिफ्लेटर, इसको थोड़ा सा नोट्स में डाल लेंगे, थोड़ा सा बाहर आ चुका और थोड़ा सा एंटीथेटिकल है कि WPI को एज अ GDP डिफ्लेटर यूज़ करता हूँ मैं। PPI को देखता हूँ अगर मैं, तो PPI जो है एक्सक्लूड करता है टैक्सेस को, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, मार्केट गेंस एंड अदर चार्जेस इम्पोज्ड when those product reach consumer or are used as input to other producers। तो इसमें यहाँ पे कहीं पे भी शायद सब्सिडी की बात नहीं करी है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। इट फोकस ऑन प्रोड्यूसर्स प्राइस पर्सपेक्टिव, इट कैप्चर प्रोड्यूसर्स प्राइस बिफोर एडिशनल कॉस्ट लाइक टैक्सेशन, ठीक है। तो ये सब्सिडीज़ को शायद काउंट करता है बट टैक्स को नहीं करता। एक बार देखते हैं, दो टाइप का मेरे पास, आउटपुट PPI, इनपुट PPI। आउटपुट PPI जो है, आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या है, मेजर द एवरेज प्राइस चेंज फॉर ऑल कवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी सोल्ड ऑन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। इनपुट में क्या है, मेजर इन द चेंज ऑफ प्राइसेस एट ऑल इंटरमीडिएट इनपुट स्टेजेस के ऊपर देखा कि क्या मेरा प्राइस में चेंज हो रहा है। आउटपुट में देखा कि हमारे मार्केट में जब बेचा जा रहा था प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, इतना सही है। PPI में शिफ्ट करेंगे क्योंकि भाई बढ़िया होगा यार, WPI गुड्स कवर करता है, सर्विसेज नहीं करता, PPI सब चीज़ें करेगा। और PPI जो है PPI भी एक्सक्लूड कर देगा इंडायरेक्ट टैक्सेस को, बट PPI रिमूव कर देगा मल्टीपल काउंटिंग बायसेस जो कि WPI में है, क्योंकि बहुत पुराना था यार, बायस होंगे इसमें, ठीक है। PPI वुड प्रोवाइड बेटर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मूवमेंट इन नेशनल इनकम डिफ्लेटर। किसकी थी, रमेश चंद की कमेटी थी, एक पटेल वाली थी। पटेल ने बोला था कि यार तुम इन्फ्लेशन को ठीक रखना, P से इन्फ्लेशन याद रखना। और अभी रमेश की आई है, रमेश ने बोला कि यार तुम PPI कर दो, ठीक है, PPI यूज़ कर दो, रमेश ने बोला। तो इसको ऐसे याद करते हैं, RPI। WPI फूड इंडेक्स 2017 में लॉन्च किया था, 2 बार बेस ईयर इसका। WPI के साथ ही शो प्राइस चेंजेस इन फूड आइटम विद प्राइस कोटेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ना कि कंज्यूमर्स, क्योंकि WPI है तो प्रोड्यूसर से ही लेगा। कंपाइल्ड बाय टेकिंग एग्रीगेट WPI फॉर फूड प्रोडक्ट्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अंदर ही हम फूड प्रोडक्ट्स को डालते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फूड आर्टिकल अंडर प्राइमरी आर्टिकल यूजिंग द वेटेड अर्थमेटिक मीन, यही होता है इसमें। ओके, फोर्थ खत्म। अब आते हैं फिफ्थ के ऊपर, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। 11 साल हो गए यार, मेक इन इंडिया के 2014 में आया था। DPIIT कॉमर्स इंडस्ट्री, जिस जो WPI रिलीज़ करता है उसने निकाला था इसको, उसने स्टार्ट किया था। अब 2.0 चल रहा है, जो कि 2021 में तक एक्सपेंड किया था इसको 2021 में, जिसमें अब 27 प्रायोरिटी सेक्टर्स को हमने डाल दिया। बहुत सारे सेक्टर को याद करने की जरूरत नहीं है, मेक इन इंडिया में हर सेक्टर मेक इन इंडिया है। रोड टैप को देखते हैं। रोड टैप एक रिबेट स्कीम थी बेसिकली, जो कि MOCI लेके आया था, जिसमें हमने एलिमिनेट करने थे हिडन डोमेस्टिक टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, देयर बाय इनहेंसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। DGFT देखता है, DGFT जो है क्या करता है, आइटम आइडेंटिफाई करता है कि इसके ऊपर हमको रोड टैप देना चाहिए, इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ये इसको इंप्लीमेंट करता है, वो एक्चुअली देता है क्योंकि कलेक्ट वही करता है, ठीक है। अब रिप्लेस कर दिया हमने जो पुराना था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, क्योंकि ये WTO ने डिस्प्यूट कर दिया था कि ये भाई तुम बेफालतू की सब्सिडी मत दो, डायरेक्टली तुम टैक्स रिबेट दे लो, सब्सिडी मत दो, ठीक है। सब्सिडी होता है कि तुम टैक्स कम कर रहे हो, जबकि वो होता है कि तुम टैक्स रिबेट दे रहे हो, तुम टैक्स लगाओगे बट रिबेट कर दोगे, ठीक है। रिबेट मैकेनिज्म क्या है, इट जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं ये ऑल जीरो रेटेड, जीरो डोमेस्टिक टैक्स इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। ये इंश्योर करेगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट होंगे उनके ऊपर हम जीरो रेटेड टैक्स लेंगे, जीरो रेटेड, जीरो टैक्स नहीं, जीरो रेटेड टैक्स।
कंपनसेट क्या करेंगे भाई, जो वैट लग रहा है तुम्हारे फ्यूल के ऊपर उसको हटा देंगे, हिडन टैक्स हटा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही है वो हटा देंगे, मंडी टैक्स है बेफालतू का इसको हटा दूंगा मैं, म्यूनिसिपल फीस है इसको भी दे दूंगा वापस, स्टैंप ड्यूटीज़ इसको भी वापस दे दूंगा मैं, स्टैंप ड्यूटीज़ तक वापस दे देंगे हम, ठीक है। कवर ऑल सेक्टर, बट फोकस मोस्टली जो है ये लेबर इंटेंसिव पर है। कवर ऑल सेक्टर को कवर करता है, क्योंकि यार हमको एक्सपोर्ट हर जगह पे बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं एक्सपोर्ट, इकोनॉमी एक्सपोर्ट से बूस्ट होगी मेरी। एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर बेनिफिट आल्सो एक्सटेंड टू एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, क्यों नहीं एक्सटेंडेंट होगा जब सबको कर रहे हैं। तो रेट फॉर्मूला जो है कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द ऑन द फ्राइट ऑन बोर्ड, यानी कि जब मैंने उसको चढ़ाया तो उस दिन उसका क्या किराया था उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करूंगा, ना कि जब तुमने टैक्स दिया था उसके ऊपर। ये थोड़ा सा एंटीथेटिकल है, इसको हम देख लेंगे। पुराने उसके ऊपर नहीं होगा, फ्राइट ऑन बोर्ड के ऊपर होगा। बेसिकली तुम्हारा कितना माल बोर्ड पे चढ़ा है उसके बेस पे, ऐसा नहीं कि तुमने कितना प्रोड्यूस किया, कितना तुमने एक्सपोर्ट किया उस पर, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAOE किसके लिए आई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए आई है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम तुमको एडवांस में ही ऑथराइजेशन मिल जाएगा। बेसिकली इट इज़ अ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम्स। बेसिकली टेक्सटाइल के लिए था, बट अब इसको मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड कर दिया। इट आल्सो इंक्लूड फ्यूल इंक्लूड करता है कि फ्यूल के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी तुम्हारी, ऑयल के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, और अदर कैटलिस्ट कंज्यूम्ड और यूज्ड टू प्रोड्यूस द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। DGFT ही जो है लिस्ट करेगा नंबर्स को, क्योंकि DGFT के पास होता है यार सब कुछ, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है MOCI के अंडर, और वही इसको करेगा, ठीक है। फिर ऑथराइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी प्रैक्टिस है सेफ प्रोटोकॉल के अंडर, जिसमें क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं और ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या कि यार सप्लाई चेन सिक्योरिटी बना दूंगा। 2011 में कस्टम डिपार्टमेंट ने हमने स्टार्ट किया था AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। बेसिकली इसको तो अभी मेंटेन कौन कर रहा है, इसको अभी मेंटेन कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, ठीक है। CBIC इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इसको मेंटेन कर रहा है। कस्टम के साथ में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। AEO क्या होता है, इट इज़ अ बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायरिंग कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ द नेशनल कस्टम लॉ। तो बेसिकली AEO एक बिजनेस एंटिटी होता है जो कि सारे जो जैसे अगर मेरे को ट्रेड करना है कहीं और पे, तो उसके लॉ और हमारे लॉ के साथ को कंप्लीटली वेरीफाई करके रखेगा। बेसिकली एक काइंड ऑफ दलाल टाइप का मान लिया, ठीक है। एन एंटिटी AEO स्टेटस कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर, वही दलाल वाली बात, ठीक है। अचीवमेंट क्या क्या है, अब जो 45% हमारे AEO हैं ये MSME के पास में है, ठीक है। और दूसरी अचीवमेंट मेन क्या है, रिड्यूस गारंटी रिक्वायरमेंट हमने कम कर दिया है AEO की एलिजिबिलिटी के लिए। MSME के लिए तो तुमको 25% गारंटी टीयर 1 में देनी पड़ेगी, 10% टीयर 2 के लिए, जबकि हमने पहले 50% दे रखी थी। PLI स्कीम 1.1 स्पेशलिटी स्टील, जो PLI 1.1 स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की है, ठीक है, स्टील की एंड हैवी इंडस्ट्री ऑब्वियसली, MSHI PLI स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए, जो कि PLI स्कीम 1.1 इसको बोलते हैं। 2029 से 2030 तक चलेगी। इसका एम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील, जिसमें हाई परफॉर्मेंस स्टील अलॉय तो होते ही होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कोरोजन कम होगा, हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे यहाँ पर, देखो कोटेड स्टील होगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाई स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कोटेड यानी कि कोरोजन कम होगा, ठीक है। स्पेशलिटी रेल्स, ठीक है, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस होगी। एलॉय स्टील एंड वायर, ओके। इलेक्ट्रिकल स्टील भी होगा, इलेक्ट्रिक स्टील भी लेते हैं मे बी, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगी, सच एज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। मेजर चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस करे हैं यहाँ पे इन्होंने, मेजर चेंजेस में इंट्रोड्यूस किया मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कोई काम करनी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ये भी हटा दिया। स्पेशलिटी स्टील क्या होता है ये देख लेते हैं। इट रेफर टू द हाई परफॉर्मेंस स्टील एलॉयज जिनके हमने प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस कर दिया है, ये हम देख चुके हैं। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील क्या होता है, ग्रेन ओरिएंटेड से देखते हैं क्या है, हाई वैल्यू स्टील यूज इन प्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक कोई नो इंडियन मेकर हैज़ CRGO मैन्युफैक्चरिंग टैग, करेक्ट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है बस, कि जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है ये प्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर में काम आता है, ना कि ग्रेन्स एग्रीकल्चर में। और अभी तक कोई इंडियन स्टील मेकर इसको नहीं बना रहा है, इसीलिए हम इसमें इंसेंटिव दे रहे हैं कि तुम इसको PLI के अंडर ले लो यार, 1.1 अपना PLI 1.1 के अंडर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली जो है अभी गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इसके ऊपर, विस्को स्टेबल फाइबर के ऊपर, क्योंकि हमको रॉ प्रोडक्ट चाहिए यार। टेक्सटाइल फाइबर सेक्टर को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं दोबारा से। अमेरिका ने हमको काफ़ी सारे बेनिफिट दिए थे इसकी वजह से। VSF बेसिकली मैन मेड फाइबर होता है, ये विस्कोस इज मैन मेड बायोडिग्रेडेबल फाइबर रिन्यूएबल मटेरियल के ऊपर। इट ऑफर अफोर्डेबल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कॉटन और पॉलिस्टर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होते हैं, ये
नॉन टैरिफ रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर, पहली बात तो क्वालिटी कंट्रोल है, तो ये ट्रेड बैरियर है। अब क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो टैरिफ बेस नहीं, कि मैं टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, तुम्हारा प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी क्वालिटी के बेस पर रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब क्योंकि क्वालिटी के बेस पर रिजेक्ट कर रहा हूँ तो WTO में तुम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के बेस पर भी इसको रिजेक्ट कर दिया तो नेशनल सिक्योरिटी के बेस पर रिजेक्ट कर सकता हूँ मैं, ओके। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये सर्टिफाई करता है प्रोडक्ट्स को। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग एंड द सेल ऑफ नॉन BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। इशू कौन करता है? बहुत सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपना एक्सरसाइज करती हैं BIS वाले क्लोज को, और उससे अपनी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर डिसाइड करती हैं। फिर आता है मेरा हार्मोनाइज सिस्टम कोड, HS कोड बेसिकली कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ही रखता है पूरी दुनिया में अपना इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। 6 डिजिट का कोड होता है ये, ताकि सारी कंट्री सेम बोल सकें। अच्छा, ये किसके लिए होता है? इट इज़ फॉर GI टैग राइस, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो GI टैग राइस के लिए किया, HS सिस्टम, हार्मोनाइज सिस्टम, ओके। 5 से 6 साल के लिए होता है, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हो, बट इंडिया ने 6 नंबर का रखा है ताकि इंटरनेशनली हम मैच कर सकें। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, टाइम रिलीज का मतलब होता है कितने टाइम में तुम्हारा माल निकल गया, ठीक है। ये देखते हैं हम टाइम रिलीज स्टडी से। किसने लॉन्च किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको। और ये कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्योंकि कस्टम पे ही सारा सामान रुकता है, वहीं पे सारा चेक होता है, वहीं पे सारा डिले काउंट होता है। तो जो कस्टम है, तो यहाँ पे कस्टम है, तो यहाँ पे CBIC कंडक्ट करता है हमारा NRTC एट 15 मेजर लोकेशंस, जिसके अंदर हम एयरपोर्ट का कार्गो देखते हैं, इनलैंड कंटेनर का कार्गो देखते हैं, और जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेरे पास मेजर चेक पोस्ट है, जिसमें सी पोर्ट भी इंक्लूड होंगे, तो 4 हो जाएंगे। 15 लोकेशंस है हमारी। तो जो 5th NTRS हुआ, इसकी की फाइंडिंग क्या थी? जो एवरेज रिलीज टाइम था वो हमारा डिक्लाइन कम हुआ है, सी पोर्ट्स पे कम हो गया, कि सी पोर्ट पे हम फास्ट हो गए, एयर कार्गो में भी हम फास्ट हो गए। जो चेक पोस्ट है मेरी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड, तो वहाँ भी फास्ट हो गए। बट जो कंटेनर जो मेरा वो है इनलैंड कंटेनर डिपो है, वहाँ पे हमने डिक्लाइन नहीं किया, हमने वहाँ पे बढ़ गया 12 घंटे से, बिकॉज में भी हो सकता है चेकिंग ज़्यादा हो गई है वहाँ पे भी, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट सेगमेंट में देखेंगे तो रेगुलेटरी जो क्लियरेंस थे, ये सबसे पहले सबसे जल्दी एयर कार्गो में रिलीज़ हो जाते हैं, फिर उसके बाद में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम टाइम यहाँ पे सी पोर्ट्स में हुआ है, फिर एयर कार्गो में हुआ है। एयर कार्गो सी पोर्ट हमारे बढ़िया चल रहे हैं, मतलब, ठीक है। अब चलते हैं इनविजिबल सरपासिंग विजिबल इन इंडिया एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया का जो इनविजिबल एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट यानी कि जो हम बाहर बेचते हैं, वो सरपास कर गया है हमारे विजिबल एक्सपोर्ट से, जो हम विजिबली एक्सपोर्ट करते हैं। अबाउट 30.5% हाइयर है विजिबल से। जो विजिबल ट्रेड है, इसके अंदर हमारे क्या टेंजिबल गुड्स आते हैं, टेक्सटाइल मशीनरी वगैरह। जो इनविजिबल गुड है उसके अंदर इनटेंजिबल, यानी कि जैसे सर्विसेज भैया, सर्विसेज आगे तो ख़त्म बात। रेमिटेंस भी इसी में आता है, बट रेमिटेंस को हम इंपोर्ट करते हैं। इनकम ट्रांसफर भी हमारा मेजरली इंपोर्ट होता है, क्योंकि बट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे MNC बहुत ज़्यादा है, दोनों ही हो सकता है मे भी। अगर हम विजिबल ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये 1.7% है। इंडिया का एक्सपोर्ट 1.7% है ग्लोबल मार्केट शेयर के, जिसमें पेट्रोलियम सबसे बड़ा हमारा वो करता है, जो कि हम रिफाइन करके बेचते हैं उसको। जेम एंड ज्वेलरी दूसरा है, और केमिकल फार्मास्यूटिकल API तीसरा है हमारा, ठीक है। टेक्सटाइल इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बांग्लादेश का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इनविजिबल ट्रेड की बात करूँ तो इनविजिबल ट्रेड हमारा 5% है ग्लोबल इनविजिबल ट्रेड का, जिसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज बहुत डोमिनेट करता है। फिर हमारे प्राइवेट ट्रांसफर यानी कि रेमिटेंसेज हो गए लगभग, यानी कि कुछ और हो गया, और फिर लास्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द टॉप कंट्रीब्यूटर, ठीक है। अब आगे चल देते हैं हम टैक्सेशन के ऊपर। 6th चैप्टर टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में पहला है मेरे पास इनकम टैक्स एक्ट 2025। नया टैक्स लेके आइए गवर्नमेंट सब सिंप्लीफाई करने के लिए। मोटा मोटा बात क्या है, ये स्ट्रक्चरल लॉ है, इसके अंदर कुछ भी सब्सटेंस चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज किया है मोटा मोटा। तो हमने इसमें पहले तो टैक्स ईयर का एक नया कंसेप्ट ला दिया है, 2 चीज़ें खत्म कर दी हैं, प्रीवियस ईयर खत्म कर दिया है और असेसमेंट ईयर खत्म कर दिया, सिर्फ एक टैक्स ईयर रहेगा। टैक्स ईयर क्या डिफाइन करेंगे हम? 12 मंथ का पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। और असेसमेंट ईयर खत्म कर दिया है, प्रीवियस ईयर खत्म कर दिया, टैक्स ईयर आ गया। यहाँ पे हमने 2 सेपरेट सेक्शन बना दिए हमने, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के, ठीक है। एक मिनिमम टैक्स है, एक अल्टरनेट टैक्स है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। अल्टरनेट टैक्स क्या है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि तुम जो जीरो टैक्स कंपनीज है, यानी कि जैसी कंपनी जो कि अपना टैक्स जो है बाहर भरती हैं, जहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह रजिस्टर करती हैं, उनको कुछ मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट के ऊपर लगेगा। जबकि जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी कि जो तुम्हारा मिनिमम टैक्स था उसकी जगह पे कुछ और ही, तो ये भी सिमिलर है, बट यहाँ पे ये नॉन कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर लगता है, नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर अल्टरनेट, ठीक है। सच एज इंडिविजुअल पार्टनरशिप, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो भी पार्टनरशिप्स है, तो इसमें ही आएंगी
ऑपरेट में नहीं आती। टैक्स पेयर फ्रेंडली प्रोविज़न हमने इंक्लूड कर दिए हैं। अब हम 4 साल तक अपना जो टैक्स रिटर्न है उसको हम डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट हमने जो पीरियड है, रीओपनिंग पीरियड फॉर असेसमेंट है, इसको हमने सिर्फ 5 साल की लिमिट कर दिया है, ताकि लंबा होगा तो लंबी अनसर्टनिटी चलेगी। एक्ट ऑथोराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डिज़ाइन न्यू स्कीम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे 2 नई चीज़ें हमने 2 को बेसिकली डिफ़ाइन किया है। वर्चुअली डिजिटल स्पेस को ज़्यादा ब्रॉड डिफ़ाइन किया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट को, इसको भी हमने ब्रॉडली डिफ़ाइन कर दिया है, ताकि इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकें, हम ज़्यादा पे टैक्स मार सकें। फुल टैक्स एग्जम्पशन गारंटीड टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। यूपीएस को हमने पार कर दिया है एनपीएस के साथ में, जहाँ पे तुम 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हो रिटायरमेंट पे, उसको हम टैक्स फ्री मानेंगे। 60% जो लमसम है तुम्हारा वो टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि तुमने दिया भी तो है यार गवर्नमेंट को इतना। सेफ़ हार्बर का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहाँ पे तो जो पहला 2 मतलब है इसका, सेफ़ हार्बर रेफर टू लीगल प्रोविज़न की तरफ देखो तो मैं, लीगल प्रोविज़न क्या है यहाँ पे, इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट लाइबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन एज लॉन्ग एज तुम उस सिचुएशन की सर्टेन कंडीशन को मीट करते रहो। दूसरा क्या है, सेफ़ हार्बर रेट्स का मतलब क्या होता है सेफ़ हार्बर का, यानी कि तुम प्रीडिटरमाइंड और फिक्स टैक्स रेट जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को एक सर्टेनिटी, ठीक है, ये सीबीडीटी देखता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया इसके ऊपर रिव्यू कर रहा है कि भाई तुमने जो ये वैलिड थे भी या नहीं, इसको बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि ट्रांजैक्शन पे लग रहा है तो ये डायरेक्ट टैक्स होगा, उसी टाइम कट जाएगा, जो भी बाय करेगा सेल करेगा सिक्योरिटी को। नॉन रिफंडेबल, ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल होगा टैक्स, को एक्सपोर्ट तो कर नहीं है जो तुमको रिफंड चाहिएगा, ठीक है। मैंडेटरी चार्ज अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि तुम्हारे अगर प्रॉफिट और लॉस हो तुमको ये टैक्स देना ही पड़ेगा, इसमें तुम बच नहीं सकते। 2004 में फाइनेंस एक्ट आया था, उसने इसको अप्लाई किया था। ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है सोर्स के ऊपर, जो भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म होगा वही इसको काट के दे देगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर देखें तो बर्डन जो है हमारा वही बोन करता है जो कि उसके मजे उठा रहा है, कैन नॉट बी पास टू समवन एल्स। सीबीडीटी इसको देखता है, सीबीआईसी नहीं देखता है, ऑब्वियस सी बात है। इनकम टैक्स हमारा सबसे पहला जो था डायरेक्ट टैक्स था, जिसको हमने क्या किया था 1961 में ले गए थे, और ये प्रोग्रेसिव होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये भी डायरेक्ट टैक्स, और ये लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है, लॉस के ऊपर नहीं लगेगा कॉर्पोरेशन के लॉस पर भी तुम टैक्स लेने लग जाओगे तो फिर कॉर्पोरेशन कहाँ आएंगी। और दोनों पब्लिक प्राइवेट पे भी लगेगा, बच नहीं सकता कोई भी। फिर दूसरा एमएटी हम देख चुके हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वो कंपनी जो जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज़ हैं उनके ऊपर हमने जो है टैक्स लगाना था। इसको हमने बीच में डिसकंटिन्यू किया था, बट हमने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई हमको टैक्स तो चाहिए। अब ये टैक्स होता कितना ही होता है, 15% बुक प्रॉफिट का, जो भी तुम दूसरी कंट्री में पे कर रहे हो, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको हमने पूरी तरह अबॉलिश कर दिया है। डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तुमको जितना डिविडेंड देना दो, उस पर कोई टैक्स हम नहीं लगेंगे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद तो जो भी होगा। सिक्योरिटीज़, अब क्योंकि जो डिविडेंड होता है ये सिक्योरिटीज़ में नहीं आता है, इसलिए अलग है ये। तो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ये हर ट्रांजैक्शन टैक्स पे लगता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, ठीक है। अप्लाई टू द परचेज सेल के ऊपर एंड टू कर्ब इवेजन ऑफ कैपिटल गेंस, ये तो गवर्नमेंट बोलेगी ही, ओके। अब आता है इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, गवर्नमेंट ने अबोलिश कर दिया इक्वलाइजेशन लेवी ऑन डिजिटल टैक्स ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। इक्वलाइजेशन लेवी हम क्या बोलते थे, डिजिटल टैक्स बोलते थे। कहाँ पे ख़त्म कर दिया है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे जो तुम टैक्स देते थे वो ख़त्म कर दिया, पेमेंट तो देनी पड़ेगी, ठीक है। पर्पज़ क्या था इसका, 2016 में लेके आए थे, फेयर टैक्सेशन फॉर फॉरेन डिजिटल बिजनेस ऑपरेटिंग इन इंडिया, की जो तुम इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो यार, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल है, तो तुम डिजिटल जो कंपनीज हैं वो भी टैक्स दो, ठीक है। डिजिटल बिजनेस के ऊपर लेके आए थे इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है, गूगल वगैरह के ऊपर। इनिशियली हमने 6% लगाया था, बट इसको हमने रिड्यूस करके 2% किया, और अब बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाले, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वाले केस में। फिर प्रिजम्पटिव टैक्स जो है नीति आयोग ने प्रपोज किया कि यार थोड़ा प्रिजम्पटिव टैक्स की इसको बढ़ा देते हैं एप्लीकेशन को। बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे तुम एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन मेथड है जिसमें इनकम को कैलकुलेट कर लेते हो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे, ठीक है, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बेसिस पे तुम इनकम कैलकुलेट करते हो, और उस इनकम के ऊपर फिर तुम टैक्स अपना पहले ही एज्यूम करके उसको फिक्स कर लेते हो। इंडिया ऑलरेडी अप्लाई करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे 25% टैक्सेशन हो जाएगा तुम्हारा, और नॉन रेसिडेंट क्रूज ऑपरेटर, सिर्फ नॉन रेसिडेंट के ऊपर, रेसिडेंट वाले अलग अपने उनके ऊपर अच्छे से पेलेंगे हम, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है, जो इनको हमको बाहर से क्रूज ऑपरेटर को बुलाना है, वहाँ पे 20% प्रिजम्पटिव टैक्स होगा। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म किया है यहाँ पे, जहाँ पे हमने 2 स्लैब जो थी 12% स्लैब को हमने 5% कर दिया, 28% स्लैब को हमने 18% कर दिया। 2 स्लैब नहीं ले गए हैं, 5 और 18,
नहीं नई स्लैब नहीं है ना, 5 और 18 पहले भी थी ना, 5 और 18 तो जीएसटी की स्लैब 5 और 18 थी ना पहले, ठीक है। तो जीएसटी की स्लैब जो है 2 बच गई हैं, 4 थी पहले। 99% जो 12% की थी अब वो 5% में आ गए, जो 90% 28 के थे वो अपने 18 में आ गए हैं बेसिक। एक नई स्लैब, न्यू स्लैब, जो 5वीं नई स्लैब है जो इंट्रोड्यूस करी है, अभी 3 बची हैं। एक 40% स्लैब की जो इंट्रोड्यूस करी है वो है कि सिन और अल्ट्रा लग्जरी गुड्स के लिए हमने इसको एक्टिवेट किया। फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीट ट्रिब्यूनल को देखता हूँ तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटेट, इसको हमने लॉन्च कर दिया फॉर्मली, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था बट अब लॉन्च किया है। 2017 के एक्ट में बोला था करेंगे बट अब करा है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है भैया। कंपोजिशन क्या है इसकी यहाँ पे, नेशनल बैंक जो है न्यू दिल्ली में होगा इसका, जिसमें प्रेसिडेंट होगा, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का होगा, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का होगा, ठीक है। ये जो है पहला जो प्रेसिडेंट है वो मिश्रा जी बनेंगे, झारखंड के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। स्टेट के उसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, एक टेक्निकल सेंटर से होगा और एक टेक्निकल मेंबर हमारा स्टेट से होगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी होगी यार गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई और जो भी उसका नॉमिनी होगा। तो यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी या फिर कुछ भी करो, गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी में चीफ जस्टिस क्यों लिया, क्योंकि यार चीफ जस्टिस जो है स्टेट्स को श्योरिटी देगा कि हाँ यहाँ पे कुछ और बकवास नहीं हो रही। एलिजिबिलिटी क्या होगी, प्रेसिडेंट मस्ट हैव ईदर बीन सुप्रीम कोर्ट जज, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। बेसिकली हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट जज की ही वो बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी में कि हाई कोर्ट जज अगर 5 साल का हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होता है, तो इसलिए उसको भी यहाँ पे 5 साल का टेन्योर देके रख दिया है। अच्छा, अब टेन्योर क्या क्या होगा, अब जो प्रेसिडेंट है अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो नेशनल लेवल पे है उसका तो होगा 3 साल का या 70 साल की एज में। जो जुडिशियल मेंबर है जो कि स्टेट प्रेसिडेंट होंगे बेसिकली, उनका 3 साल या 65 साल की एज, जो कि हमारा यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाली टर्म्स में है। फिर है मेरा टेक्निकल मेंबर का पीरियड 5 साल का हो सकता है, बिकॉज टेक्निकल मेंबर ढूंढने बहुत मुश्किल है यार, 3 साल बाद कहाँ पे ढूंढ के लाओगे। जुडिशियरी वाले तो मिल जाएंगे अपना जो भी रिटायर होंगे, और एज उनकी होनी चाहिए मिनिमम 65, सिमिलर टू द जुडिशियल मेंबर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जीएसटी को हम लेके आए थे 2017 में, सेक्शन 109 बोलता है कि तुम जी स्टेट को इस्टेब्लिश करो। ये सेकंड टीयर फॉर्म होगा सोल्व करने के लिए। फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, अभी भी जीएसटी काउंसिल है हमारा, डिस्प्यूट रिजोल्विंग वाला। फर्स्ट कॉमन बॉडी टू सेटल सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट, ठीक है। अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ ऑर्डर, यानी कि जो फर्स्ट अपीलेट का अथॉरिटी का जो ऑर्डर आएगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन सी होगी, मेरे ख्याल से यही होगी या फिर दूसरी होगी, वही होगी। अपील जो है वो 3 महीने में करनी पड़ेगी तुम्हारे को, करनी है तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। कोर्ट सिविल कोर्ट की पावर है, ये हम देख चुके हैं। 31 स्टेट बेंचेज होंगे, 31 स्टेट बेंच होंगे 45 सिटीज़ के अंदर, ना कि 28, ठीक है। 2 जुडिशियल मेंबर, 2 टेक्निकल मेंबर होंगे। प्रेसिडेंट जुडिशियल मेंबर फॉर्म करेंगे। रेजिग्नेशन देना तो तुम सेंटर को दोगे, स्टेट गवर्नमेंट को दोगे, जैसे भी तुमको एप्लीकेबल होता है। पावर नॉट बाउंड फ्रॉम नेचुरल जस्टिस, सिविल कोर्ट की पावर है इसके पास में। जी स्टेट पोलिटिशियन रूल क्या होंगे, द रूल रिक्वायर ऑल अपील मस्ट बी फाइल्ड ऑनलाइन। कोई भी अपील तुम ऑफलाइन नहीं दे सकते, ऑनलाइन देनी पड़ेगी, ताकि सबको ट्रांसपेरेंसी से देखा जा सके, हर स्टेट तुम्हारी रूलिंग को देख सके, किसी के ऊपर भी पार्शियलिटी का आरोप ना लगे, ठीक है। पिंक टैक्स क्यों देखते हैं, पिंक टैक्स बेसिकली कोई ऑफिशियल टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रिक है जिसमें तुम जो विमेन के प्रोडक्ट्स हैं उनको हाई प्राइस पर देते हो ताकि उनको ज़्यादा पे कर सके, सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर टू मैन। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर बोलते हैं। एमडीआर एक फीस होता है बेसिकली जो कि मर्चेंट पे करता है फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। प्री वेवियर एमडीआर ऑन यूपीआई रेंज करता था, यानी कि जब यूपीआई से पहले, यूपीआई पे जो वेवियर अब मिलता है उससे पहले एमडीआर था मेरा 0.25 से 0.75, बट जो एमडीआर है हमने 2020 से लेना बंद कर दिया है यूपीआई के ऊपर और रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर, ठीक है, बाकी पे लगता होगा। अब एमडीआर किस किस में बीच में स्प्लिट होता है, एक तो एक्वायरिंग बैंक की, जिस बैंक के पास पैसा आ रहा है, दूसरा इशूइंग बैंक, किस बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है, तीसरा पीएसपी बैंक जो प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है मेरा, और चौथा एनपीसीआई, तो एनपीसीआई भी इसमें पैसा लेता था। तो ये सारी पार्टीज़ के पास में एमडीआर बाद में स्प्लिट हो जाता था। ओके, अब आ गया मेरा 7th जो कि है सिक्योरिटी। ओके, नाउ फॉर सिक्योरिटी 7th चैप्टर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF। इसमें बेसिकली क्या किया था कि आरबीआई ने इशू किया है रिवाइज गाइडलाइन फॉर कैपिंग इन्वेस्टमेंट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज 20% ऑफ द AIF इज़ रेफर टू द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें कि प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें गवर्नमेंट या किसी जीसेक वीसेक की बात नहीं करते, इंडियन और फॉरेन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट, लाइफ ट्रस्ट कंपनी, LLP पार्टनरशिप, इसकी फॉर्म में हम ऑल इंडिया और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको इंडिया में ऐसे ही। अल्टरनेटिव AIF में क्या क्या नहीं आता, इसके अंदर जो सेबी
द फंड कवर्ड अंडर सेबी रेगुलेशन वो इसमें नहीं आते हैं, ये इसका एक्सक्लूजन में रहेंगे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। जो सेबी के फंड हैं, सेबी एक्ट के अंडर जो फंड हैं वो मेरे इसमें नहीं आते। इसमें आता क्या क्या यार, इसके अंदर 3 कैटेगरी है मेरी मोटी मोटी। पहली कैटेगरी जिसमें हम स्टार्टअप्स के अंदर पैसे लगाते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, एंजल फंड हो गया, सोशल वेंचर फंड हो गया, ठीक है, वेंचर फंड जो होंगे। दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर हम थोड़ा सा रिस्क बढ़ा लेते हैं अपना, जहाँ पे हम इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ थोड़ा और फॉर्मलाइज कर लेते हैं उस चीज़ को, वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डेप्ट फंड, फंड्स ऑफ फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, ये भी मेरा अल्टरनेटिव इक्विटी फंड, मेरा प्राइवेट इक्विटी फंड की तुम इक्विटी दे रहे हो बट प्राइवेट में दे रहे हो, तो ये भी मेरा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माना जाएगा। लास्ट कैटेगरी मेरी थर्ड कैटेगरी जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि हेज फंड हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, कि तुम्हारा इक्विटी फंड तो पब्लिक है बट उसमें मैं प्राइवेटली अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी मेरा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में काउंट होगा। आगे उन्नति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड ZCZP, ठीक है, ZCZP। तो जो ZCZP बॉन्ड है ये हमने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं। पहला जो है सेबी ने अलाउ किया है वो उन्नति को करा है। उन्नति बेसिकली एक NPO है जो उसको बोल दे कि तुम लिस्ट कर सकते हो आराम से, वर्थ 2 करोड़ का है, जिसकी 1 रुपये पर शेयर की वैल्यू होगी। अच्छा, मिनिमम इशुएंस साइज़ जो एक क्राइटेरिया रखा है सेबी का वो क्या है, वो इसने ये रखा कि मिनिमम इशुएंस जो साइज़ है वो तुम्हारा 1 करोड़ होना चाहिए NPO के लिए, और मिनिमम एप्लीकेशन साइज़ जो है वो 2 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इशूअर कौन है, उन्नति फाउंडेशन देख चुका है। एटलीस्ट 75% ऑफ द टारगेट फंड मस्ट बी रेज थ्रू बॉन्ड, ठीक है, डेट नहीं, डेट डिबेंचर या फिर डेट या डिबेंचर नहीं ले सकते, तुमको बॉन्ड से ही इसको रेज करना पड़ेगा 75% टारगेट को। दे आर इशूड इन डीमैट फॉर्म, नॉट ट्रेडेबल ऑन सेकेंडरी मार्केट बट ट्रांसफरेबल टू हायर, यानी कि मेरा बेटा इसको ले सकता है बट ये सेकेंडरी मार्केट पर जाकर मैं लिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ अ ZCZP, यानी कि इसमें ना ही कोई कूपन मिलेगा, ना ही इस पर कोई इंटरेस्ट होगा, ना ही इस पर कोई प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है इसका यार, कुछ बेनिफिट नहीं, वही सब बेनिफिट है, कॉमन सेंस है। ZCZP बॉन्ड में क्या होगा, दे आर सिक्योरिटी इशूड बाय NPOs लिस्टेड ऑन SSE सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड these bonds neither pay interest nor return the principal amount. The fund raised are considered donations क्यों, इसीलिए अगर वो डोनेशन है इसीलिए वो इंटरेस्ट नहीं देंगे, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट कुछ वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 रुपये में यार तुमको क्या मिलेगा, नॉट इन्वेस्टमेंट भी नहीं मानते इनको, और ये नॉन रिफंडेबल होता है यार। इन्वेस्टमेंट वो होगा ना जिसका रिटर्न मिला, अब रिटर्न ही नहीं है तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट मानेंगे उसको, ठीक है। अब ये 12 महीने या 12 महीने से कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सेबी वेरीफाइड UPI फ्रेमवर्क कुछ काम का नहीं है, बेसिकली वो है कि सेबी ने बोला कि यार जो हम पहले सिर्फ नाम देख के दे देते थे ना अपना कि तुम स्टॉक ले लो आधार बेस पे, अब उसमें हम UPI भी इंटीग्रेट करेंगे कि तुम्हारे पास UPI अकाउंट जो होगा उस पर ही ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, मोटा मोटा। इंडिया का फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव तो NCDEX नेशनल कमोडिटी समथिंग करके एक्सचेंज है ये, और IMD इन्होंने MOU साइन किया है लॉन्च करने के लिए पहला वेदर डेरिवेटिव। इनेबल किसको करेगा, फार्मर्स एंड अलाइड सेक्टर को टू हेज अगेंस्ट रिस्क फ्रॉम इरेटिक रेनफॉल। बेसिकली डेरिवेटिव क्या होते हैं, अब डेरिवेटिव ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 2 पार्टीज़ के बीच में, जिसमें तुम ये कर लेते कि यार जो मेरे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो मेरे एसेट की वैल्यू है, वो तुम किस किस बेसिस पे ड्राइव करोगे, ठीक है, कहाँ से उसकी वैल्यू को तुम जज करोगे, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू वहाँ से डिराइव होगी। 2 टाइप के डेरिवेटिव है मेरे पास ब्रॉडली। पहला तो है फ्यूचर डेरिवेटिव, यानी कि हम लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट करेंगे जिसमें कि मैं अपना जो एसेट है उसको बेचूंगा या ख़रीदूंगा एक फ्यूचर की डेट की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, जिसकी वैल्यू उस फ्यूचर की डेट पे डिपेंड करेगी, उस डेट पे जहाँ वैल्यू होगी उस पर, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं होते, इनके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती, ये सिर्फ एक राइट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, जो भी बायर होता है या होल्डर होता है उसको राइट प्रोवाइड करता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती टू बाय और सेल द एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसमें हम फ्यूचर प्राइस नहीं देखते, इसमें हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया प्राइस को, विद इन और एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड, एक पीरियड में मैं इस प्राइस पे इसको बेचूंगा, और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, कंपलसरी नहीं है कि मैं बेचूंगा। अब NCDEX क्या था, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया में, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कर रखा है, ओनरशिप जो है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास। एग्रीकल्चर पैसे से बहुत दूर है मिनिस्ट्री वाइज। फिर है FDI की अगर बात करता हूँ तो FDI की जो लिमिट है
इसको हमने 100% कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। टोटल एफडीआई का अगर मैं देखूँ तो 14% इंक्रीज़ हुआ है हालांकि 23-24 में, बट हमारा एफडीआई क्रैश ही कर रहा है हालांकि जितना आना चाहिए था अगर इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। तो देखिए 81 बिलियन आया बस, कहाँ पहले 400 बिलियन आता था। अब अगर मैं सेक्टर का शेयर देखता हूँ टोटल एफडीआई में, तो मेरे को सर्विस सेक्टर को सबसे हाईएस्ट शेयर मिलता है क्योंकि सर्विसेज ही हमको चला रहा है। सर्विस में भी किस में मिला है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मिला है मेरे को सबसे ज़्यादा, या फिर सेपरेट कर रखा है यहाँ पे सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लास्ट में ट्रेडिंग। सबसे ज़्यादा किसको मिलता है यार, महाराष्ट्र को मिलता है, फिर कर्नाटक को मिलता है, सरप्राइजिंगली थर्ड पे दिल्ली आया है ना कि तमिलनाडु। मैक्सिमम एफडीआई आया कहाँ से है, सिंगापुर से आया 30%, फिर मॉरिशस से आया 17 और लास्ट में यूएस से, ठीक है, समूह, ओके, सिंगमी यूएसए। ग्रोस एफडीआई पूरी दुनिया में तो डिक्लाइन ही हो रहा है, फॉल इन एफडीआई क्रैश मोर देन 96%, ग्रोस फॉरेन इनफ्लो टू जीडीपी रेशो स्टेडली ये डिक्रीज़ हो रहा है हमारा, जहाँ पे हमारा जीडीपी का 3.1% बाहर से आता था 2020-21 में, अभी सिर्फ 2.1% आया, यानी कि जो है 1% का हमको डिक्लाइन मिल गया है हमारे जीडीपी रेशो में फॉरेन इनफ्लोज का, ठीक है। However, the decline was slightly steeper in net FDI, 1.6% of GDP to 0 in same period. नेट एफडीआई ग्रोस और नेट में फ़र्क होता है। नेट एफडीआई का क्या होता है मतलब देखते हैं, देख नेट एफडीआई इज़ बेसिकली ग्रोस एफडीआई जो कि हमारा टोटल इनकमिंग है, उसमें से हम कम माइनस कर देते हैं। माइनस क्या कर देते हैं, माइनस एक तो आउटवर्ड जो बाहर जा रहा है, दूसरा माइनस क्या करूँगा मैं, रिपाट्रिएशन बाय फॉरेन कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज रिपाट्रिएशन कंप्लेन करेंगी वो भी मैं इनफ्लोज में से कम करूँगा, बिकॉज वो फॉरेन कंपनीज के पास उनको वापस देना पड़ेगा। तो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई पहली बात तो इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन नहीं, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट, ठीक है, जो कि एक्वायर करता है 10% इक्विटी इन एनी लिस्टेड कंपनी। और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो अगर तुमने उसमें कोई भी स्टेक ले लिया, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट ने कितना भी स्टेक ले लिया तो वो मेरा एफडीआई गिना जाएगा, चाहे वो कितना ही स्टेक हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 10% से ऊपर हो उस केस में। ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल होते हैं, लेकिन जो एफपीआई होता है वो डेट क्रिएटिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे तुमको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तुमको वापस देना पड़ता है उसको, और वो डेट क्रिएट करते हैं, बेसिकली तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में शेयर लेते हैं। आगे प्रोहिबिटेड सेक्टर हैं कुछ मेरे, एटॉमिक में नहीं आने दूंगा, लॉटरी में नहीं आने दूंगा, चिट फंड्स में भी नहीं आने दूंगा, टोबैको में भी नहीं आने दूंगा। टोबैको स्पेसिफिक है, बेवरेजेस नहीं लिखा है यहाँ पे, टोबैको स्पेसिफिक है। निधि कंपनीज में भी नहीं आने दूंगा मैं। और लास्ट में रियल एस्टेट में भी एफडीआई एलिजिबल नहीं है, लेकिन दो यहाँ पे एग्जेप्शन है, एक तो कंस्ट्रक्शन में अलाउ हुआ है और दूसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोजेक्ट है उनमें अलाउ है, बट रियल एस्टेट में एफडीआई ऐसा चलाओ नहीं है। दो रूट है मेरे पास, ऑटोमेटिक रूट है और एक गवर्नमेंट का रूट है, जहाँ पे गवर्नमेंट में अप्रूवल लेना पड़ेगा। 3 टाइप की एफडीआई आती हैं, हॉरिजॉन्टल एफडीआई जो कि अपने एग्जिस्टेंस काम को ही बाकी जगह पे एक्सपेंड करती है अपने और सेंटर खोलने के लिए। दूसरा हॉरिजॉन्टल के बाद में दूसरी वर्टिकल एफडीआई जो कि मेरा वैल्यू सप्लाई चेन बनाती है, कि यहाँ से मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, यहाँ से मेरा इंटरमीडिएट आएगा, यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा। और तीसरा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई मतलब कि जो कि डाइवर्सिफाई करता है, अपने एग्जिस्टेंस बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट अपना ओपन करता है। मेजर मेथड ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट, 4 मेथड हैं अपने इन्वेस्टमेंट, या तो ग्रीन फील्ड में डाल दो यानी कि अपनी नई फैसिलिटी बना लो, ब्राउन फील्ड में डाल दो अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को यूज़ कर लो, मर्जर एंड एक्विजिशन की भाई अपना नया फर्म खोल लूँगा मैं, या फिर जॉइंट वेंचर किसी डोमेस्टिक फर्म के साथ मिलकर नई एंटिटी क्रिएट कर लो। कैटेगरीज़ क्या क्या है मेरे पास में, पहली तो ऑटोमेटिक रूट है नॉन सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर, जैसे कि पोर्ट है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे 100% एफडीआई आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई आ सकता है, ठीक है। 100% एफडीआई गवर्नमेंट रूट से कहाँ पे आ सकता है, सैटेलाइट में आ सकता है। कुछ कैप एफडीआई है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, बट इस कैप तक तुम ऑटोमेटिक कर सकते हो, जैसे कि प्राइवेट में 49% तक शायद ऑटोमेटिक है। फिर एफडीआई ही नहीं आ सकता जब तक गवर्नमेंट उसको अप्रूवल ना दे, जैसे प्रिंट मीडिया, ठीक है, उसके अंदर फिक्स ही रहेगा, चाहे गवर्नमेंट से आओ चाहे किसी रूट से आओ, फिक्स ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकते तुम, ठीक है। अब ये एक बार देख लेते हैं एफडीआई, एफपीआई और एफआई। एफडीआई को हम मोटा मोटा देख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा होनी चाहिए अगर लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है तो कितनी ही हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हाई रिस्क होता है लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए, रेगुलेटरी एक्सपोजर के लिए, डीपीआईआईटी को कंसिडर करता है, लो लिक्विडिटी प्रोजेक्ट बेसिकली एफडीआई होते हैं मोस्टली, ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक रूप से आते हैं। फिर मेरा होता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में डील करते हैं मेजरली। इनमें जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो होती है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है एफपीआई की वो 10% से कम होनी चाहिए कंपनी की इक्विटी में, प्लस 24% ऑफ पेड अप कैपिटल से भी कम होना चाहिए। 24% ही क्यों, क्योंकि यार 25 इज लाइक 1/4, तो इसलिए हम इसको 24% ही बोल रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कोई पैसिव मतलब पैसिव ओनरशिप होती है, कोई कंट्रोल नहीं होता, मैनेजरियल पोस्ट नहीं होती कोई भी, लो रिस्क होता है विद ईज एंट्री एंड एग्जिट,
उनके लिए लो रिस्क होता है, एफपीआई के लिए लो रिस्क होता है, ये एफडीआई के लिए हाई रिस्क होता है। हमारे लिए तो हाई रिस्क है एफपीआई और हमारे लिए लो रिस्क है एफडीआई, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एफडीआई को कौन रेगुलेट कर रहा था? डीपीआईआईटी, जो एफआईआई या फिर एफपीआई जो है इनको रेगुलेट करेगा सेबी, आरबीआई, फेमा, जहाँ जिसके अंडर भी इनको वो आएगा। बट एफपीआई में हम एनआरआई इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सक्लूड एनआरआई इन्वेस्टमेंट। ओके, दे कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, ये ऑब्वियस सी बात है, हम देख चुके हैं। कैन इन्वेस्टर, कैन तो कर ही सकते हैं भाई आराम से, बट वो फिर एफडीआई बन जाएगा मेरे ख्याल से। अब लास्ट है मेरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। सेम है सब कुछ, बट ये एफपीआई से थोड़ा सा लॉन्गर स्टे करता है। एफआईआई एक एफआईआई एक उसी के अंडर एक सब कैटेगरी है, एफपीआई के अंडर ही, कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें भी, ये भी पैसिव ओनरशिप ही मेंटेन करते हैं। आरबीआई, फेमा से भी यही इसको कंट्रोल करते हैं, ये भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी एफआईआई होते हैं वो एफपीआई होते हैं, बट सारे एफपीआई एफआईआई नहीं हो सकते, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए उनको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है वो, ठीक है। कुछ हो सकता है अपना सिंगल बंदा कर रहा हो, इंस्टीट्यूशन नहीं है वहाँ पे। आगे है हाँ, इन्वेस्टर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग को बेसिकली सेबी ने अभी नया रूल लेके आया है और उसको और ब्रॉड कर दिया जो इनसाइडर ट्रेडिंग का क्राइटेरिया था। अब इसमें तुम सब कुछ इंक्लूड कर दो जो भी डायरेक्टली कनेक्ट है तुम्हारे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली कनेक्शन में, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, चाहे उसके अंदर बैंकर हो, ट्रस्टी हो, स्टॉक ब्रोकर हो, अकाउंटेंसी फर्म हो, कंसल्टेंट हो, लॉ फर्म हो, सब्सिडरी हो, कुछ भी हो, उसको इंक्लूड कर देंगे हम इनसाइडर में, ठीक है। फिर जी सेक जो थी गवर्नमेंट की डेट सिक्योरिटीज़ थी। मैच्योरिटी पे गवर्नमेंट तुमको तुम्हारा इनिशियल अमाउंट यानी कि जो प्रिंसिपल उसको पे कर देती है, बीच में टाइम पे तुमको इंटरेस्ट देती रहती है। इसको हम रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि जो 1 साल से कम है, लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में मेरे पास दो कौन कौन से, टी बिल है और कैश मैनेजमेंट बिल है। कैश मैनेजमेंट बिल बिल्कुल ही एकदम ऐसे फास्ट कैश मैनेज करने के लिए 91 डेज से कम, और टी बिल यानी कि ट्रेजरी में रखने के लिए, ट्रेजरी में तुम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कितना ही रखो यार, क्या दिक्कत है। बट यहाँ पे याद रखें 91 डेज़, 182 डेज़ और 365 डेज़ है, 366 डेज़ नहीं है यहाँ पे। 1 साल से कम करना है मेरे को, ठीक है। और टी बिल जो होते हैं मोस्टली ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, यानी कि इनको तुम इस पर तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें तुमको डिस्काउंट पे दे देते हैं और बाद में तुमको ज़्यादा पेमेंट दे देंगे, एक साथ में ही लम्स अमाउंट मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में देखता हूँ तो लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी, जिसमें डेटेड जी सैक आएगा और एस डी एल आएगा। डेटेड जी सैक बेसिकली 5 से 40 साल का, एस डी एल में स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके हाफ ईयरली बेसिस पे पेमेंट करती रहती हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इशू कर सकता है बोथ टी बिल एंड बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटी, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये ओनली बॉन्ड एंड डेटेड सिक्योरिटी में खेलती हैं, जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड इशू करती हैं, डेटेड सिक्योरिटी इशू करती हैं, ये टी बिल इशू नहीं करती, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग जो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बना रखा है सेबी ने बेफालतू में ही। शॉर्ट सेलिंग पहले बैन था 2001 में, फिर इसको हमने लिफ्ट कर दिया 2008 में। अभी शॉर्ट सेलिंग हमारे को अलाउड है। शॉर्ट सेलिंग में भी 2-3 क्राइटेरिया हैं, उनमें से कौन सा अलाउड है कौन सा बैन है ये देख लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली होता क्या है, ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को टू सेल स्टॉक्स विदाउट ओनिंग दैम, ठीक है। ओन नहीं है तुम्हारे पास, अभी आया नहीं है, तुमने ट्रांजिशन में तुमने सिर्फ बोरो कर रखा है और तुम उसके बेस पे उसको ऑपरेट कर रहे हो। करंट रिस्ट्रिक्शन एसबीआई जो है नेक्ड शॉर्ट सेलिंग को बैन करती है, सिर्फ कपड़े पहन के आओगे तो ही तुमको अलाउ कर लेंगे। अलाउ क्या क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, ये देख लेते हैं पहले। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट क्या है, ये डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि तुमने परचेज कर लिया है, ठीक है, बट उनका जो जैसे डेरिवेटिव यानी कि तुमने उसको स्टॉक्स को परचेज कर लिया है, बट क्योंकि हमने तक तुमने उसको पे नहीं किया, तुम उसको पे करोगे फिक्स प्राइस ऑन फ्यूचर डेट, ठीक है। तो तुम इसको तो शॉर्ट सेलिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट जिसको तुमने डेरिवेटिव के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, तुमने सिर्फ उसको बोरो किया है, वो अभी तक नेक्ड है तुम्हारे ऊपर, उसको कोई कंट्रोल नहीं आया है, उसको तुम शॉर्ट सेलिंग में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे दो टाइप के हमने देख लिया, कवर्ड शॉर्ट सेलिंग। जो कवर्ड शॉर्ट सेलिंग है ये परमिटेड है हमारे इंडिया में, जिसकी डिलीवरी तुमने सेटलमेंट डिसाइड कर लिया है, कब होगा ये बाद में की बात है। नेक्स्ट शॉर्ट सेलिंग जिसका तुमने सेटलमेंट डिसाइड नहीं किया है, तुमने सिर्फ उसको बोरो किया है, ठीक है। सेलर डज नॉट बोरो शेयर बिफोर सेलिंग इन टाइम्स ऑफ पैनिक, मोर इन्वेस्टमेंट कुड सेल विदाउट इंश्योरिंग डिलीवरी वगैरह, इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस गिर जाएंगे और ये इंडिया में इलीगल है। ओके, सेबी का एक और है यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के सुपर रिफॉर्म में सेबी ने प्लान किया था कि जो T2T ट्रेड है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट है, उसको हम वाइड कर देंगे, इसको भी अलाउ कर देंगे शॉर्ट सेलिंग में। T2T क्या होता है, T2T मेरे वो स्टॉक्स होते हैं जो कि फ्लैग होते हैं हाईली स्पेकुलेशन प्राइस मार्केट के लिए, यानी कि जो ट्रेड टू ट्रेड में ही जिनके वैल्यू बदल जाती है, ट्रेड टू ट्रेड में, ठीक है, जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोहिबिट होती है, वहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन रिक्वायर कंपल्सरी डिलीवरी,
ठीक है, कंपलसरी डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट है T2T में। BTST क्या होता है यहाँ पे? BTST इज़ बाय टुडे सेल टुमारो। BTST इज़ बाय टुडे सेल टुमारो। ये अलाउ करता है सेलिंग स्टॉक्स बिफोर डिलीवरी टू डीमैट अकाउंट इनेबलिंग लिक्विडिटी। बाय टुडे सेल टुमारो नहीं, बाय टुडे सेल टुमारो, हाँ सही बोला मैंने, बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो, कि आज खरीद लो कल बेच दो, इतना फास्ट है, बट इसमें तुम्हारा डिलीवरी से पहले तुमको अलाउड है। मोटा मोटा थोड़ा सा FNO की तरह ही है। आगे आता है फिर म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। सेबी ही देखता है म्यूचुअल फंड को, ठीक है। सेबी 1988 में बन गया था, सेबी एक्ट 1992 में आया। प्रपोजल क्या है यहाँ पे? प्रपोजल ये है कि जो एक टोटल एक्सपेंस रेशो होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंस लगता है ना, ठीक है, उस एक्सपेंस को हम डिडक्ट कर लेगा जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से तुमको डिविडेंड मिलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरा टोटल एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा तो मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा पैसे ले लेगा मेरे, और मेरे को डिविडेंड कम मिलेगा, तो मेरे को TER कम चाहिए एज एन कस्टमर, ठीक है। मोटा मोटा ये है। इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ इट्स एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सेबी ने प्रपोज किया है कि जो GST है, सिक्योरिटी टैक्स है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है और स्टैम्प ड्यूटी है, इन चारों को हम इससे हटा देंगे, टोटल एक्सपेंस रेशो से हटा देंगे, ताकि मेरा टोटल एक्सपेंस रेशो कम हो जाए और उसके ऊपर मेरे को डिविडेंड ज़्यादा मिले, म्यूचुअल फंड ज़्यादा डिविडेंड दे, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर है मेरा निवेशक शिविर बाय IEPFA। IEPFA क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और सेबी। ओके, अब इसके बारे में देख लेते हैं। 2016 में बनी थी ये IEPFA, जिसको कंपनी एक्ट के अंदर हमने रजिस्टर करवा रखा है। इसका मिनिस्ट्री कॉरपोरेट अफेयर है, ना कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या है कि IEPF कंसिस्ट ऑफ अमाउंट डेट रिमेन अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर, नॉट 10 ईयर्स, रिमेन अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर। और अनक्लेम कहाँ कहाँ से भाई? किसी ने डिविडेंट किसी ने अपना डिविडेंट नहीं लिया, किसी का कुछ रिफंड आया था उसने वो वापस क्लेम नहीं किया, 7 साल से ऐसे ही पड़ा है। मैच्योर डिपॉजिट और डिबेंचर जो हैं ये मैच्योर हो गए हैं, 7 सालों से कोई क्लेम नहीं कर रहा, वो भी नहीं मिलेगा किसी को। जो इंटरेस्ट आए थे इन्वेस्टमेंट पे उसको कोई क्लेम नहीं किया। ग्रांट और डोनेशन अगर गवर्नमेंट से रिसीव हुए थे या किसी और से रिसीव हुए थे वो भी कोई क्लेम नहीं कर रहा। तो बेसिकली मोटा मोटा जो भी अनक्लेम्ड है उसको तुम डाल दो 7 साल के बाद में हमारे IPFA में, IEPF में। इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मीज़र देख रहे हैं हम, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है कुछ स्वागत FI करके, जिसमें कि सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एक्सेस मिलेगा तुमको ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर एंड FVC के लिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं FVCI क्या होता है। FVCI होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। FVCI फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, यानी कि वो फॉरेन इन्वेस्टर जो कि अनलिस्टेड इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट है, अनलिस्टेड इक्विटी में शेयरों में स्टार्टअप वेंचर में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आगे सेबी ने अब एसेट रिक्लासिफिकेशन भी कर दी है। सेबी के अकॉर्डिंग जब रीट्स हैं ये मेरे इक्विटी के अंदर आएंगे तो तुम्हारा इक्विटी का कोटा बढ़ जाएगा अगर तुमने रीट ले ली तो, और जो इनविट्स हैं ये मेरे अभी भी हाइब्रिड रहेंगे, ये मेरा इक्विटी के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। रिड्यूस्ड MPO का कुछ MPO यहीं दे रखा होगा, मिनिमम पब्लिक ऑफर। तो MPO जो है सेबी ने कम कर दिया है, ठीक है। उन्होंने सेबी ने कितना बोला है, पहले 5% होना ज़रूरी था तुम्हारा, कि जितना तुम्हारा मार्केट कैप है उसका कम से कम 5% तुमको IPO में लेके आना पड़ेगा, बट अब इसको हमने कम करके 2.75 कर दिया, ना कि आधा नहीं किया, आधे से थोड़ा ऊपर रखा है 2.75 मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग, जिससे कि अब ज़्यादा कंपनी लिक्विडेट यानी कि लिस्ट कर पाएंगी खुद को। न्यू AIF कैटेगरी, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी बना दी सेबी ने, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर accredited investor with lightly compliance and greater regulatory flexibility। ओके, लास्ट में रिड्यूस एग्जिट लोड, द मैक्सिमम परमिसेबल म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड रिडेम्पशन फीस, यानी कि जब तुम अपनी पैसे को क्लेम करोगे तो तुमको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी, उस फीस को सेबी ने कम कर दिया। वही अगेन प्रो कस्टमर मूव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 से 3% होगी, कोई याद नहीं रखेगा। रीट्स और इन्वेट में क्या था, रीट बेसिकली एक लिस्टेड ट्रस्ट होता है, रीट एक लिस्टेड ट्रस्ट होता है जो कि ओन करता है या फाइनेंस करता है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को, ठीक है। इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए, वो ग्रीन फील्ड नहीं हो सकती, इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए। इनविट एक लिस्टेड पार्टी है जो कि जनरेट करता है रिटर्न फ्रॉम टोल लीज एंड कंसेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से, मोटा मोटा।
सेबी को हम देख चुके हैं, 1988 में बनी थी, 1992 में स्ट्रक्चर इसको एक्ट दे दिया था हमने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। 3 रीजनल ऑफिस हैं, एक हेडक्वार्टर है मुंबई में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 9 बंदे हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन तो होता है जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, एक आरबीआई का बंदा भी होता है सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है, ये एक एंटीथेटिकल है कि सेबी के बोर्ड में आरबीआई क्यों होगा, लेकिन होता है एक बंदा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे होते हैं और 5 गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मेंबर भी होते हैं। ओके, इसमें IEPF है, स्कोर्स पोर्टल सेबी का है, और IEFL भी सेबी का ही है। मिसलेनियस टॉपिक्स 4-5 टॉपिक्स जो आखिरी में बचे हैं। पहला तो है कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड, जिसको हम कैट बॉन्ड बोलते हैं। ये बेसिकली हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि तो कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स में क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड नाम से पढ़, कैटास्ट्रोफ, जहाँ पे बहुत कैटास्ट्रोफिक होने वाले तो वहाँ पे तेरे को इंश्योरेंस चाहिएगा। और बॉन्ड है तो डेट है, तो यानी कि डेट और इंश्योरेंस दोनों को मर्ज कर देते हैं, ऐसे बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम प्री डिफाइंड रिस्क के ऊपर अपना बॉन्ड लेते हो कि भाई अगर ये रिस्क आ गया तो मेरे तू इस बॉन्ड को अपना एडजस्ट कर दियो। अगर क्वालिफाइंग डिजास्टर डज नॉट ऑकर, वो अगर डिजास्टर नहीं हुआ जो तूने सोचा था, तो तेरे को तेरा सारा प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर वो तेरा डिजास्टर जो तूने सोचा था वो हो गया तो तेरा जो पैसा है वो फिर अपना ग्लोबल कैपिटल मार्केट में लग जाएगा। ठीक है, ओके। सेबी का वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म, तो सेबी ने प्लान कर लिया वैन लिस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लगा देंगे भाई हम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग चलती थी ना, कि मैंने यार अनाउंस तो कर दिया IPO मैं दूंगा, बट मैं कब दूंगा मैंने ये अनाउंस नहीं किया। तो इस बीच में जो टाइम है, इस बीच में लोग मेरे इनिशियल प्राइस के ऊपर ही ग्रे मार्केट से मेरे शेयर उठाने स्टार्ट कर देंगे। तो इस को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने बोला कि हम एक वो देंगे पोर्टल, जिसमें तुम लिस्ट करोगे तुम कब दोगे, अगर नहीं किया उस दिन तो तुम्हारे को फिर हम फाइन मार देंगे। ठीक है, स्पेकुलेटिव प्रीमियम्स पे उठाते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर पता ही है। टर्म्स इन न्यूज़, बियर मार्केट क्या होता है, जब सस्टेनेबल फॉल होता है मार्केट प्राइस में। बुल मार्केट जब सस्टेनेबल राइज होता है मार्केट प्राइस में। मार्केट करेक्शन क्या होता है, मार्केट करेक्शन एक शॉर्ट टर्म प्राइस ड्रॉप। बेसिकली मेरा मार्केट बहुत स्पीड में चल रहा है, बट एकदम से एक शॉर्ट टर्म एक प्राइस ड्रॉप आएगा शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके बाद फिर मेरा मार्केट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आना, इसको बोलते हैं मार्केट करेक्शन। लेस सीवियर होता है, ये स्टेबलाइज कर देता है मार्केट को, उसके बाद फिर आराम से स्लोली मार्केट आगे राइज करता है। ओके, अब आ गया लास्ट टॉपिक, ग्रोथ एंड फकिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला भाई, इंडिया वर्ल्ड की 4th सबसे इक्विटेबल कंट्री बन गई है। 25.5 है, जितना कम होता है हमारा उतना इक्विटेबल होता है। सबसे जो टॉप पे है उससे हम 1 पॉइंट समथिंग ही दूर है, मतलब टॉप पे तो खैर ये है यहाँ पे स्लोवाक रिपब्लिक। ठीक है, स्लोवाक रिपब्लिक सबसे टॉप पर है 24.1 के साथ में। ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं, गिनी इंडेक्स से करते हैं। गिनी नेगेटिव थी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि जितना गिनी इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना इक्वालिटी कम होगा, जितना इन इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना इनइक्वालिटी ज़्यादा होगा। तो मेरे को गिनी इंडेक्स कम चाहिए, बेसिकली ये याद रखना है मेरे को। 0 से 100 में मेज़र करता है, 0 परफेक्ट एकदम बढ़िया इक्वालिटी और 100 एकदम बिल्कुल बढ़िया इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, गिनी आई यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मेजर एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड हाइपोथेटिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं गिनी का जो वेटेज है वो। जीडीपी रीबेसिंग, हमारी बात चल रही है कि हम जीडीपी रीबेस करेंगे। हम क्या रीबेस करेंगे, उसको 22-23 कर देंगे अगर करने की बात हुई तो, फरवरी 2026 यानी कि जो लेटेस्ट आएगी उसमें देखेंगे। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है हमारा, बढ़िया एकदम मस्त मजानी लाइफ, जापान को ओवरटेक कर लिया है हमने। ओके, तो जीडीपी जो ग्रोथ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसमें जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की जो रिपोर्ट है वो 2.8% करी थी पिछले साल, 3% करेगी इस साल, 0.2% का इंक्रीज़ होने वाला है, बस कोई बड़ी बात नहीं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 75 साल पूरे करने वाला है अपना NSS, इसीलिए यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं हम। 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स डेज 629। ठीक है, PC महालनोबिस के लिए। PC महालनोबिस ने ISI इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था 1931 में, बाद में इसको नेशनल स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंस दे दिया था। फिर NSS देखते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे, इसको 1949 में महालनोबिस ने स्टार्ट किया था। लीगल एंट्री, जो स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क के यूनियन जो है सेंटर कलेक्ट कर सकता है यूनियन सब्जेक्ट के ऊपर। कंकरेंट एंट्री में जो है स्टेट एंड सेंटर दोनों जनरल स्टैटिस्टिक्स हैंडल कर सकते हैं अपने मस्त एकदम। 1999 में जो है हमने मोस्पी बना दिया था। ठीक है, डिपार्टमेंट DOS को मर्ज करके और DOPI को मर्ज करके। अभी जो है मोस्पी के 2 विंग्स हैं, एक है NSO और एक है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला विंग है ये MP लैड देखता है, 20 पॉइंट प्रोग्राम देखता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, 3 ही चीज़ें देखता है ये MP लैड,
20 पॉइंट प्रोग्राम TPP और IPMD इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। फिर NSO तो भाई अपना अभी लेटेस्ट ही बना 2019 में, ठीक है। इसमें CSO और NSSO दोनों को इंक्लूड कर दिया है। NSC नेशनल स्टेटिस्टिक्स कमीशन जो था, जो सर्वे था वो तो था महालनोबिस खान, और जो कमीशन है ये मेरा रंगराजन कमेटी लेके आई थी 2006 में, ठीक है। और जो ऑफिस है 2019 में आया है। सामान की बात करते हैं। नाब फेड सबसे लेटेस्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AFI। अब यहाँ पे नाब फेड ने एक MOU साइन कर लिया है NDB के साथ में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। हम क्लीन एनर्जी को फाइनेंस करेंगे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सामान होते हैं वो नाब फेड देखता है, ओके। इसको हमने 2021 में सबसे लेटेस्ट में बनाया है बढ़िया तरीके से। स्टार्टिंग में तो 100% शेयर थे गवर्नमेंट के, बट बाद में हमने इसको डाइल्यूट कर करके 26% कर दिया है। गति शक्ति में पैसे भी तो लाने थे। अच्छा, इसको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है? RBI इसको रेगुलेट सुपरवाइज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिनिस्ट्री नहीं करती। ऊपर से जो गवर्नमेंट है इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ठीक रखने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी बिठाती है हर 5 साल में ऑडिट करने के लिए, करेक्ट, ठीक है। फंड कहाँ से ले सकता है भाई? अब पैसे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कहीं से भी लूँ मैं। इंडियन फॉरेनर करेंसीज में ले सकता हूँ लोन, कहीं से भी बॉन्ड इशू कर सकता हूँ, डिबेंचर इशू कर सकता हूँ। बॉन्ड इशू कर करके ही तो मैंने अपना 26% पे लिया दी है, जिससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता अब। कैन बोरो फ्रॉम गवर्नमेंट, RBI बैंक, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, येस, बट डिपॉजिट नहीं ले सकता। बैंक नहीं है तो डिपॉजिट क्यों लेगा ये, ठीक है। इम्यूनिटी दे रखी है यार इसके चेयरपर्सन को कि जो इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। कोई CBI वाला जाके रेड नहीं मार सकता बेसिकली। और अगर कोर्ट है उसको अगर कोई कोग्निजेंस लेनी है तो उसके लिए भी तुमको यार थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लेना पड़ेगा कि भाई इसके कोग्निजेंस लेने वाले, अदरवाइज कोई भी वो नहीं होगी। जो हमारे 5 DFI है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले हाउसिंग आया था, फिर हमने एग्रीकल्चर लेके आया, NABARD लेके आया, उसके बाद CDB इंडस्ट्री स्टार्टअप किया, फिर EXIM लिया, और लास्ट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। पहला DFI कौन सा था? वो हमारा IFC था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 1948 में था। उसको स्विच करके हमने NABFID बना दिया था बाद में। हिंदू ग्रोथ रेट किसी काम का नहीं है। रंगराजन पुअर्टी लाइन इसको हमने अपडेट कर दिया, तो RBI ने 20 स्टेट की जो पुअर्टी लाइन थी उसको ऊपर नीचे कर दिया है रंगराजन पुअर्टी लाइन को यूज़ करते हुए। बट इसमें हमने जो डाटा यूज़ किया वो हमने यूज़ किया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे का, ना कि CPI का, ठीक है। CPI का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि यार जो बास्केट कंजप्शन बास्केट है वो डिफ़र करते हैं स्टेट टू स्टेट मोस्टली, इसलिए हम CPI को यूज़ नहीं करते। दे कंस्ट्रक्ट न्यू प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग रंगराजन पुअर्टी वेट्स फूड और नॉन फूड के। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या पुअर्टी लाइन का? यार प्री इंडिपेंडेंस तो जो है दादाभाई नौरोजी था, और इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहले आती है अल्लाह कमेटी। अब मुसलमानों को खाने ही से पड़ा था तो इन्होंने 2400 कैलोरी दे दी रूरल को, 2100 कैलोरी दे दी अर्बन को। भाई पैसे से होगा ना, सिर्फ फूड के बेस पे तुम पुअर थोड़ी डिसाइड कर दोगे गधो। फिर इसी के लिए यहाँ पे लड़के वाले देखने आए और उन्होंने यहाँ पे बोला कि स्टेट स्पेसिफिक लाइन होगी, इसमें तुम हेल्थ और एजुकेशन भी ऐड करो, तभी तुम्हारा पुअर थोड़ा होलिस्टिक होगा। फिर बाद में तेंदुलकर आया, सचिन तेंदुलकर नेशनल क्रिकेटर था, तो उसने बोला कि यार इसको और ब्रॉड बनाओ तुम्हारे कंजप्शन बास्केट को, और एक कंजप्शन बेस लेके आओ, कितना कंज्यूम कर पा रहा है बंदा, ना कि उसको सर्विस क्या मिल रही है, ले पा रहा नहीं ले पा रहा, वो भी तो मेन बात है। और लास्ट में अभी आया रंगराजन, जिसने प्रॉपर पैसे दिखाए कि भाई देखो, अगर 972 रुपये रूरल में है तो तुम पुअर हो, और तुम्हारे पास 1400 रुपये अर्बन में है तो तुम पुअर हो, ऊपर है तो तुम अमीर हो। तो हम 10 गुना अमीर हैं अभी। इंडिया S&P रेटिंग अपग्रेड, तो भाई S&P ग्लोबल इसने इंडिया की सोवरन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, BBB- से BBB कर दिया है, यानी कि हमको थोड़ा सा पॉजिटिव में दे दिया, क्योंकि हमारी ग्रोथ हो गई थी 9.2 से, अब बढ़ जाएगी आगे बेसिकली, पता नहीं क्या है। सोवरन क्रेडिट रेटिंग, ये क्रेडिट रेटिंग होती है, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन करती हैं कुछ कंपनियां कंट्री बाय कंट्री का, और उसकी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस का, और फिर क्वालिफाई करती हैं कि इनको इस कैटेगरी में रख दो, इस कैटेगरी में रख दो, इस कैटेगरी में रख दो। ये कैटेगरी देख के इन्वेस्टर पैसा लगाता है अपना, बढ़िया। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी होती हैं ब्रॉडली, एक कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, एक होती है स्पेकुलेटिव ग्रेड की। इन्वेस्टमेंट ग्रेड में तो यार बढ़िया एकदम, और स्पेकुलेटिव में भाई अभी थोड़ा देख के करना। तो इंडिया पहले स्पेकुलेटिव में था, BBB- में, अब S&P में BBB में रख दिया, ठीक है। अच्छा, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वो कहाँ से कहाँ तक है? BBB- से AA तक, ठीक है। तो BBB- पहले हम बॉर्डर पे थे, अब थोड़ा सा आगे चले गए हैं, ओके। और जो मूडी है, मूडी के अंदर जो है BAA3 कैटेगरी होती है, BBB- वो नहीं करते, वो BAA थर्ड क्लास में रख देते हैं। इंडिया ने अपना प्रोविंशियल GDP एस्टिमेट रिलीज़ कर दिया है, NSO रिलीज़ करता है मोस्टली के अंडर। तो मैंने बताया कि यार देखो, हमारी
नॉमिनल जीडीपी तो 9.8 से चल रही है, नॉमिनल जीवी हमारा 9.5 से चल रहा है, जो रियल जीडीपी है वो 6.5 से चल रही है, और जो रियल जीवी है वो 6.4 से चल रहा है। जीवी हमेशा जीडीपी से कम होगा यार, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन ही है कि जीवी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस द टैक्सेस क्रेडिटेड बाय द गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा स्लोअर ग्रोथ रेट दिखा रहा है वर्सेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा ग्रो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, एक एंटी ह्यूरिस्टिक थॉट। GFCR ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हमने कितनी फिक्स कैपिटल बनाई है, ये 7.1% की ग्रोथ ही कर पाया अभी तक बेचारा। थाला फॉर अ रीज़न फिक्स कैपिटल, फिक्स थाला CSK में। मेज़र कैसे करते हैं यार इनकम? अब मेज़र करने के लिए हम जीडीपी का यूज़ करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। डिमांड साइड को देखना होता है तो हम जीडीपी ले लेते हैं, सप्लाई साइड को देखना होता है तो हम जीबीए दे लेते हैं। जीडीपी क्या बकवास चीज़, अब ये देख लेते हैं। जीडीपी का कंपोजिशन 61.5% जीडीपी हमारा सर्विस से आता है, 23% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है, और मात्र 15% आता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, पास भी नहीं हो पा रहा एग्रीकल्चर, और 23% में तो ये भी पास नहीं हो रहा, 1/4 भी नहीं है। जीडीपी कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पे करना होता तो मैं अपना जो है इंटरेस्ट के लेवल पे कर देता हूँ, मार्केट प्राइस पे करना तो उसमें टैक्स जोड़ के सब्सिडी कटा देता हूँ। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी कुछ काम का नहीं है, बस ये है कि हाँ हम जो है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है उनको इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि जैसे इनफॉर्मल और अनपेड वर्क जो है ये जीडीपी में काउंट नहीं हो पाता, बिकॉज ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है मेरा। ओके ओके। फिर इसके 3 अप्रोच है। एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसमें फाइनल गुड्स को यूज़ करते हैं, 6 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, CIGX-M। इनकम अप्रोच के अंदर हम टोटल इनकम देखते हैं वेरियस फैक्टर्स का, जिसके अंदर वेज मिलेगी, नो वेज मिलेगी लेबर्स को, रेंट मिलेगा लैंड को, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मिलेंगे हमारे इन्वेस्टर को या फिर जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको, फिर प्रोप्राइटरी इनकम, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको अपना प्रोप्राइटरी इनकम मिलेगा, नेट इंटरेस्ट अर्न जितना तुम करोगे माइनस में पेड। इट ऑल्सो फैक्टर इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारी जितनी इनकम आई गई है वो तो तुम देखोगे कितना तुम बाहर बेचा है। प्रोडक्ट अप्रोच में तुम वैल्यू बेस्ड मेथड होता है कि तुम देखते हो कि हर स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू डाली है, तो उसी के बेस पे करते हो, एक्सक्लूड कर देते हो इंटरमीडिएरीज को, तुम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ देखते हो उसकी, वैल्यू कितना ऐड हुआ है। ओके। अगर हम इकोनॉमी के साइज़ की बात करते हैं जब भी, तो हम बताते हैं हमारा नॉमिनल जीडीपी डेटा, बट जब भी हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन में तो हम रियल डाटा बताते हैं ताकि इन्फ्लेशन को हम काउंटरैक्ट कर सकें। ओके। फिर आता है मेरा केरला का एक्सट्रीम पोवर्टी रिडक्शन। केरला पहला स्टेट बनने वाला है जो कि एक्सट्रीम पोवर्टी को रिड्यूस कर देगा, एकदम ऐसे पहला माइलस्टोन लेके आएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पोवर्टी क्या होती है? वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि यार एक्सट्रीम पोवर्टी वो है जिसमें तुम $2.25 भी नहीं कमा पा रहे या फिर उससे कम है, बट हमने अभी इसको रिवाइज़ करके परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने अभी $3 कर दिया, यानी कि अगर तुम $3 नहीं यूज़ कर पा रहे पर दिन, यानी कि 300 रुपये पर दिन, तो तुम एक्सट्रीम पुअर हो। 300 रुपये पर दिन हम एक्सट्रीम पुअर हैं बहन चौथ। ठीक है, दिस मैट्रिक इज़ बेस्ड ऑन PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, ना कि पर कैपिटा इनकम, एंड इट यूजेज हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा। ठीक है, ओके। इन्फ्लेशन एंड द वर्ल्ड बैंक रिवाइज द थ्रेशोल्ड $3 पर डे फॉर लो इनकम नेशन। लो इनकम नेशन ये हमारा, हम $3 पर डे नहीं कर पा रहे। एक्सट्रीम पुअर्टी। नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे पहली बार लॉन्च करेगा इनकम सर्वे। आज तक हम लोग सिर्फ एक्सपेंडिचर सर्वे करते आ रहे थे, बट पहली बार इनकम सर्वे करेंगे बढ़िया तरीके से। इसको बनाया किसी ने, दही भल्ले ने और सुरजीत भल्ले ने, टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप था अपना। और ये 8 ख़त्म, इसके बाद 9, 10, 11 लास्ट लेक्चर बाद में।